वेलकम बच्चों। आज हम लोग अपने 3D के टॉपिक को फाइनली वाइंड अप करते हैं। जो लास्ट टाइम हमने स्फीयर की शुरुआत की थी उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हुए फिर आगे स्फीयर और प्लेन से रिलेटेड कुछ बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जैसे स्ट्रेट लाइन और सर्कल से रिलेटेड होते थे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हम लोग फिर से करके इसको फाइनली वाइंड अप करते हैं। स्फीयर की इक्वेशन में हमने लास्ट लेक्चर में जो बात हो रही थी उसमें ये था कि वेक्टोरियल इक्वेशन अगर हम स्फीयर की बात करें तो आर पोजीशन वेक्टर था स्फीयर पे जनरल पॉइंट का, ये पोजीशन वेक्टर ए स्फीयर का सेंटर था, तो आर और ए के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज कांस्टेंट होनी चाहिए, लेट्स से इक्वल टू कितना के। देन द लोकस, अब जो ये आर का जो लोकस होगा दैट विल फॉर्म अ स्फीयर, है ना। यही बात हुई थी, हमने स्फीयर की इक्वेशन ये लिखी थी जहाँ पर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर ए है वो स्फीयर का सेंटर होगा और के क्या होगा, स्फीयर का रेडियस होगा। सो दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म में हम लोगों ने स्फीयर की इक्वेशन लिखी, ठीक है। फिर हमने एक बात और कही थी कि हमने आर को ही रिप्लेस कर दिया था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में चले गए थे और वहाँ से हम लोगों को सेंटर रेडियस फॉर्म मिला था कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या किया था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। ये हो गया था हम लोग का पोजीशन वेक्टर आर, और सेंटर के लिए कुछ ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर। मान लो उसका कोऑर्डिनेट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट है अगर, तो एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे प्लस जेड नॉट के, ये हम लोग को स्फीयर का सेंटर है और ये स्फीयर पे जनरल पॉइंट का हमने क्या लिखा पोजीशन वेक्टर, ये सेंटर का पोजीशन वेक्टर। अब इस पे पुटअप करने के बाद जो फाइनली इक्वेशन आई थी मॉड वगैरह लेने के बाद और स्क्वायरिंग करने के बाद वो इक्वेशन आई थी एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, के स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, है ना। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गया, ये अपना कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, है ना, एक्स वाई जेड के फॉर्म में हो गया, और ये वेक्टोरियल इक्वेशन हो गया स्फीयर का, ठीक है। एक बात और करते हैं हम लोग, जनरल इक्वेशन अगर हमें दी हो, जैसे सर्कल में नहीं दी होती जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होती थी ना सर्कल में, उसी तरह स्फीयर की अगर जनरल इक्वेशन दी हो तो स्फीयर की एक्चुअल में जनरल इक्वेशन देखो होती कैसी है, बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे सर्कल की होती है ना। स्फीयर की जनरल इक्वेशन भी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे सर्कल की होती है। तो वो जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। और यहाँ पर एक बात कि अगर हमें किसी भी स्फीयर की इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई हो तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो x माइनस एक्स नॉट है सेंटर का x कोऑर्डिनेट, y नॉट है सेंटर का y कोऑर्डिनेट और z नॉट है सेंटर का z कोऑर्डिनेट, ठीक है। और k क्या होगा, रेडियस होगा। तो हम लोग एक्चुअल में जो जनरल इक्वेशन दिया होगा ना उसको भी हम लोग इसी फॉर्म में अगर कन्वर्ट करके देखें और इसे कंपेयर करें तो हमें पता चल जाएगा सेंटर और रेडियस स्फीयर का क्या होता है। तो लेट्स से हम जनरल इक्वेशन लेते हैं, तो जनरल इक्वेशन स्फीयर की बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे सर्कल की होती है, बस एक टर्म और बढ़ जाता है z वाला। सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था, स्फीयर में प्लस जेड स्क्वायर भी होगा, प्लस 2gx होता था ना। हम g और f की बजाय अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, कोई भी तीन तुम और वेरिएबल्स ले सकते हो। हम 2 अल्फा एक्स प्लस 2 बीटा वाई, है ना, 2gx प्लस 2fy के जैसा हो गया। वहाँ पे प्लस c होता था इसके जस्ट बाद, यहाँ पर एक z का टर्म भी आएगा तो 2 गामा z कर लेते हैं और प्लस k या प्लस c कर लेते हैं, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअल में ये स्फीयर की जनरल इक्वेशन होती है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, क्योंकि दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेबल इनटू दिस फॉर्म, ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हम इसको जब इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इसके साथ कंपेयर करके बता सकते हैं कि क्या सेंटर होगा और क्या रेडियस होगा, ठीक है। तो जैसे सर्कल में होता था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, वहाँ पे सेंटर कितना होता था, माइनस g माइनस f होता था ना। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, बस एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा z कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर g की जगह अल्फा है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट सेंटर का कितना होगा, माइनस अल्फा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस बीटा, और z कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस गामा। तो सेंटर कितना मिलेगा हमको, माइनस अल्फा माइनस बीटा
माइनस गामा, ये सेंटर होगा। और रेडियस भी बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला होगा जैसे सर्कल में होता है। तो रेडियस वहाँ पे कितना होता था सर्कल में, √g² + f² - c होता था। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, बस g और f के साथ साथ एक टर्म z के करस्पॉन्डिंग भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ g की जगह अल्फा है, वहाँ g² होता था, यहाँ पे α² होगा। ठीक है, यहाँ पे f की जगह बीटा है, वहाँ f² होता था, यहाँ β² होगा। ठीक है, g² f², फिर कितना एक और बढ़ गया γ², और फिर बाकी तो -c बिल्कुल वैसा ही है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। बात समझ में आ रही है? और ये चीज़ हम लोग बिल्कुल वैसे ही डिराइव कर सकते हैं जैसे हम लोग सर्कल की जनरल इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना के कंपेयर करके ऐसी बातें वहाँ पे डिराइव करते थे, बिल्कुल सेम तरीके से। कैसे? इस चीज़ को देखो, x² + 2αx, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए? α² चाहिए, x² + 2αx + α²। तो α² ऐड कर दें दोनों साइड, तो LHS तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा। α² हम लोग इधर RHS में ऐड कर देंगे। ठीक है, RHS में भी ऐड कर दिया। फिर देखो y² 2βy, तो y² और 2βy, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए? β² चाहिए। तो β² जोड़ दें दोनों साइड, तो LHS में β² जोड़ने पर ये y + β का होल स्क्वायर बनाएगा, और RHS में भी तो जोड़ोगे β², LHS में जोड़े हो तो RHS में भी जोड़ोगे। और सिमिलरली z² + 2γz, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए? γ² चाहिए, तो दोनों साइड γ² जोड़ देते हैं, तो LHS में तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कितना? z + गामा का होल स्क्वायर, इधर भी जोड़ोगे γ², है ना। और LHS में एक और क्या था? +c था, तो +c को इधर ले आए तो कितना बनेगा? -c बनेगा या नहीं है? +c को इधर ले आए तो कितना हो गया? -c हो गया। अब देखो ये चीज़, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको कंपेयर करो किसके साथ? अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, इन दोनों को कंपेयर करो। देखो इसका और इसका कंपैरिजन करो। यहाँ पे सेंटर क्या होता है? x0, y0, z0 होता है। x माइनस साइन होना चाहिए, है ना। यहाँ पर x प्लस है, तो प्लस को माइनस कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ माइनस। तो x0 का काम कौन करेगा? -α करेगा। देखो -α हो गया, माइनस ऑफ माइनस बीटा, y0 की जगह -β हो गया, माइनस ऑफ माइनस गामा, z0 की जगह -γ हो गया। ये देखो, तो सेंटर होना भी चाहिए था x0, y0, z0, और देखो उसकी जगह पे हमें यहाँ से मिल रहा है x0, y0, z0 की जगह क्या आ जाएगा? -α, -β, -γ। ठीक है, और RHS में देखो क्या है? रेडियस का स्क्वायर है, मतलब दिस क्वांटिटी मस्ट बी स्क्वायर ऑफ रेडियस, दिस क्वांटिटी मस्ट बी स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो रेडियस कितना होगा? √ऑफ इतना, है ना, √ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी द रेडियस, क्योंकि रेडियस जो है ये ऑब्वियसली स्फीयर तभी बनेगा जब ये क्वांटिटी क्या हो रही होगी? एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखी जा सके, है ना। परफेक्ट स्क्वायर इन द सेंस कि ये नहीं कि RHS नेगेटिव हो गया, RHS नेगेटिव हो गया तब तो फिर या तो क्वेश्चन ही गलत है ना। फिर मैं इनफैक्ट एक्चुअली यही बोला जाएगा कि स्फीयर बन ही नहीं रहा है, सही है। तो RHS नेगेटिव होगा तो स्फीयर नहीं बनेगा। तो ये क्वांटिटी स्फीयर बोल के ऑब्वियसली ऐसी बनेगी ताकि RHS एक स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है ना, किसी रियल नंबर का स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। बोलो बात समझ में आई? तो बस, तो हमें जब भी जनरल इक्वेशन दी होगी ना, जनरल इक्वेशन देगा तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं है, ये तो हमने समझाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाया। हम जैसे सर्कल में करते थे, क्या जनरल इक्वेशन दिया होता था तो हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सेंटर रेडियस निकालते थे? नहीं, हम लोग सीधे g, f और c की वैल्यू से सेंटर रेडियस निकालते थे। बिल्कुल वही काम करना है कि हमें यहाँ पर जनरल इक्वेशन का अगर फॉर्म दिया है स्फीयर का, तो हमें बस 4 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा और सी। बस अल्फा, बीटा, गामा और सी चाहिए हमें। जनरल इक्वेशन जो भी दी होगी उसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे एंड वी विल फाइंड अल्फा, बीटा, गामा एंड सी। तो -α, -β, -γ क्या हो जाएगा? सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और √ऑफ
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस कितना, सी विल बी द रेडियस। ठीक है, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस सी विल बी द रेडियस। बोलो ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6y माइनस कुछ ले लिया जाए माइनस 4z कर लेते हैं। ठीक है, 24 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6y माइनस 4z प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये है एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर। हमें इस स्फीयर का सेंटर और रेडियस चाहिए। सिंपल, बहुत सिंपल सा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड इसका सेंटर और रेडियस चाहिए। तो कंपेयर करें इसको अगर हम जनरल इक्वेशन के साथ, तो अल्फा कितना है, ये 2 अल्फा इज 12, तो अल्फा कितना है 6 है ना। तो अल्फा की वैल्यू 6 हो गई। बीटा कितना हो गया, सिमिलरली 2 बीटा इज -6, तो बीटा कितना -3। 2 गामा इज -4, तो गामा कितना -2। ठीक है, और सी कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, सी कितना हो गया 24 हो गया। तो सेंटर क्या होगा, देख रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहे हम इसका कुछ, वो तो हमने समझाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, ताकि हम परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको इस फॉर्म से कंपेयर कर सकें और फिर हम तुम्हें दिखा सकें कि देखो सेंटर रेडियस यहाँ से जो होना चाहिए वही चीज़, उसी चीज़ को अप्लाई करके हमें यहाँ से सेंटर रेडियस मिल रहा है। ठीक है, तो बट आप जैसे सर्कल में करते थे बिल्कुल वैसे करना है विदाउट कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंपेयर कर दिया, अल्फा बीटा गामा और सी आ गया। बस अब माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, माइनस अल्फा कितना -6, माइनस बीटा कितना 3 और माइनस गामा कितना 2। बोलो -6 3 और कितना 2। दिस इज द सेंटर। और रेडियस कितना होगा, r विल बी रूट ओवर अल्फा स्क्वायर 36 बीटा स्क्वायर 9, 36 और 9 कितना 45 प्लस गामा स्क्वायर 4 49 सॉरी 36 9 45 प्लस 4 कितना 49 49 माइनस 24 तो 40 माइनस सी होता है ना, ये देखो माइनस सी, तो 49 माइनस 24 कितना होगा, दैट इज 25। तो रूट ओवर 25 आएगा, दैट इज इक्वल टू कितना लोगे, ऑब्वियसली रेडियस तो पॉजिटिव है ना। ठीक है, वो ऑलरेडी, इसीलिए सीधे सीधे पहले ही सिर्फ रूट लिखा जाता है ना, सीधे सीधे पहले ही खाली रूट ही लिखा ही जाता है, ताकि जो चीज़ें आए वो सिर्फ क्या आए, पॉजिटिव ही आए। तो रूट 25 तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 5 होगा। सो रेडियस कितना होगा 5 आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल वही वर्किंग है जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ रहे होते हैं, अपना सर्कल की बातचीत जब कर रहे होते हैं उस समय जो बातें होती हैं, सेम बातचीत यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये हो गया, इसका सेंटर -6 3 2 और रेडियस कितना 5 यूनिट्स। स्फीयर का सेंटर भी आ गया और स्फीयर का रेडियस भी आ गया। ठीक है, अच्छा अगर हमसे कोई बोलता है कि इसको अब कन्वर्ट कर दो तो किस फॉर्म में, सपोज बोले वेक्टोरियल फॉर्म में लिख डालो इस स्फीयर की इक्वेशन को, तो बताओ जल्दी से लिख लोगे कि नहीं। वेक्टोरियल फॉर्म में स्फीयर की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ऐसे तो बनेगा। इसी स्फीयर की इक्वेशन को वेक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे हैं तो r माइनस कितना, r माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर, तो सेंटर का पोजीशन वेक्टर इसी कोऑर्डिनेट से बनेगा, तो माइनस पूरे का इसका होगा, यानी -6i। ठीक है, -6i, तो -6i फिर +3j + 2k +3j + 2k इज इक्वल टू कितना, रेडियस कितना है, देखो k रेडियस होता है ना, रेडियस कितना आया है इसका 5 आया है, तो इज इक्वल टू कितना 5। चाहो तो इस माइनस को और सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, तो r + 6i - 3j - 2k इज इक्वल टू कितना 5। मॉड के अंदर r + 6i - 3j - 2k इज इक्वल टू 5। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये भी क्या हो गया, स्फीयर का इक्वेशन हो गया। तो अगर इस फॉर्म में दिया होगा तो हमें
सेंटर रेडियस निकालने के लिए पहले इस प्लस को क्या करना होगा, माइनस में कन्वर्ट करना होगा। मतलब इस पूरे में से माइनस पहले कॉमन कर लेंगे तो ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर, और फिर उसके इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। तो -632 और RHS क्या होगा, रेडियस होगा 5 रेडियस कितना 5। बोलो सही है। तो ये बात हुई स्फीयर की इक्वेशन से, मतलब इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन वेक्टोरियल फॉर्म कैसा होता है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसा होता है, जनरल इक्वेशन स्फीयर का दिया हो तो हाउ टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, ये बातें हुई। अब इसके बाद वही सब बातें हम लोग फिर से कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़े हम लोग विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, बिल्कुल वही काम फिर से कर सकते हैं कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, कि एक स्फीयर के रिस्पेक्ट में कोई अगर हम पॉइंट दे दें तो वो पॉइंट पता लगाना कि स्फीयर के बाहर होगा, कि स्फीयर के अंदर होगा, कि स्फीयर पर होगा। बात समझ रहे हो? उसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी पॉइंट दिया है बिल्कुल वर्किंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे सर्कल में होती है। दिस इज द स्फीयर, इसका सेंटर हमको पता है, सेंटर कितना -632, इसी क्वेश्चन को करते हैं ना, -632 इसका सेंटर हो गया, और इसका रेडियस कितना है 5 यूनिट्स है। सो रेडियस इज 5 एंड सेंटर इज -632। कोई भी एक पॉइंट दे और पूछे कि बताओ उस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, तो हम सीधे सीधे मान लो ओरिजिन है, लेट्स से ओरिजिन है, ओरिजिन की हमको डिस्टेंस निकाल, ओरिजिन की के बारे में हमें बात करनी है कि ओरिजिन इस स्फीयर के अंदर आएगा या इस स्फीयर के बाहर जाएगा या इस स्फीयर पर होगा। तो उसके लिए क्या करो, सीधे सीधे ओरिजिन की डिस्टेंस कहाँ से निकाल लेंगे, सेंटर से। सर्कल में भी तो यही करते थे, वो जो कंडीशन आती थी सर्कल में एक्चुअल में वो डिराइव कहाँ से, वो जो कंडीशन नहीं आती थी S1 > 0, S1 < 0 और S1 = 0, अकॉर्डिंगली डिसाइड होता था। तो वो डिराइव्ड कंडीशन कहाँ से, पॉइंट की और सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो वही काम हम कर रहे हैं, फॉर्मूला थोड़ी हमको रटना है, हम ओरिजिन की इस सेंटर से क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। वो जो भी पॉइंट है, ओरिजिन इस केस में हम कह रहे हैं, तो ओरिजिन की हम डिस्टेंस निकाल लेंगे किससे, सेंटर से। अगर वो डिस्टेंस 5 से कम आई, क्योंकि रेडियस कितना है 5 है, ये पॉइंट फिक्स है, ओरिजिन का पता नहीं कहाँ पे, तो ओरिजिन और अगर इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट से कम आई, मतलब ओरिजिन कहाँ होगा, अंदर होगा। अगर इस पॉइंट और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट से ज़्यादा आई, मतलब इतने से ज़्यादा आई, मतलब ओरिजिन कहाँ होगा, स्फीयर के बाहर होगा। और अगर ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 हो गई, मतलब ओरिजिन कहाँ पे होगा, स्फीयर पर होगा। बोलो समझ में आई बात? तो वही काम करते हैं, ओरिजिन की हमें डिस्टेंस निकालनी होगी कहाँ से, सेंटर से। सेम क्वेश्चन है, सेम स्फीयर है, बस हम पॉइंट दो पार्ट में कर लेते हैं, इसके 2 केस ले लो। एक तो ओरिजिन का पता लगा लो कि ओरिजिन की लोकेशन क्या होगी, और एक और कोई पॉइंट ले लेते हैं जो तुम्हारा मन करे। तो लेट से 1 2 3 कर लेते हैं, 1 2 -3 कर लेते हैं। चलो ये 2 पॉइंट का पता लगा लो, ये डिस्टेंस क्या आने वाली है, ये पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। ओरिजिन की डिस्टेंस सेंटर से निकालो, तो सेंटर कितना है -632, तो पहले पार्ट में ये डिस्टेंस कितनी होगी, √0 -6 + 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 0 -3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 0 - 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो ये कितना बना, 36 और 9 45, और प्लस 4 45 + 4 कितना होगा 49, 49 का रूट कितना 7। मतलब सेंटर ओरिजिन की डिस्टेंस सेंटर से कितनी आ रही है, 7 यूनिट्स आ रही है। मतलब इस पॉइंट से ओरिजिन कितना दूर है, 7 यूनिट दूर है। तो बताओ स्फीयर के अंदर होगा या बाहर होगा, क्योंकि स्फीयर का रेडियस 5 है, तो 7 करने के लिए स्फीयर से बाहर जाना पड़ेगा, यानी दिस पॉइंट लाइज कहाँ पे, आउटसाइड, ओरिजिन लाइज आउटसाइड। बोलो ठीक है। इसी तरह ये वाला कर लो, अब 1 2 -3 वाली बात है। तो अब सेंटर और 1 2 -3 के बीच की डिस्टेंस, तो इसके लिए करते हैं √1 -6 + 6, तो 1 + 6 कितना 7, 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस 2 और 3 के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर, तो
तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और -3 -2 यानी -5, -5 का स्क्वायर कितना, 25 है ना, कितना आ गया, √75 आ गया। अब बताओ ये √75 और कहाँ रेडियस कितना है, 5 है, तो √75 तो जो भी है 8 और 9 के बीच में होगा ना, होगा कि नहीं। 75 इज ग्रेटर देन 64 बट लेस देन 81, तो ये जो भी क्वांटिटी है ये 8 और 9 के बीच में है, सही है। तो 8 पॉइंट समथिंग है वो, इस पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 पॉइंट समथिंग, और हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, 5, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट कहाँ जाएगा, स्फीयर से बाहर। बोलो समझ में आई। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। बढ़े आगे। अच्छा, अब जैसे बिल्कुल वही टाइप का क्वेश्चन करते हैं जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी सर्कल में किया हुआ है, पॉइंट और सर्कल के केस में, कि किसी पॉइंट की सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस। तो बिल्कुल उसी टाइप का कि पॉइंट की स्फीयर से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कितनी पॉसिबल है, ठीक है। तो मान लो यही वाला केस करते हैं, लेट्स से हम ओरिजिन लेते हैं, इसी क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं कि ये स्फीयर दिया हुआ है, सेम स्फीयर पे ही काम कर रहे हैं, दिस इज द स्फीयर, ठीक है। और इस स्फीयर पे पॉइंट वेरिएबल है, मूव कर रहा है ना। ऑल पॉइंट्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, स्फीयर के सारे पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि ओरिजिन से स्फीयर पे ऐसा कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जो लिया जाए जिससे हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मिले, मिनिमम मिले या मैक्सिमम मिले, दोनों केस। तो ओरिजिन, अब वो डिपेंड करेगा, वहाँ सर्कल में भी होता था ये बात कि पॉइंट और सर्कल के बीच की डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम कितनी डी मिनिमम और डी मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। तो सबसे पहले काम क्या करते थे, पॉइंट की लोकेशन का पता करते थे कि पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है। बिल्कुल वही काम करना है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये स्फीयर के अंदर है या बाहर है। तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, बट एक नया क्वेश्चन होगा तो ये काम तो करना ही है कि पॉइंट की लोकेशन पहले पता लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर। तो हमें पता चल गया कि जो पॉइंट है वो स्फीयर से कहाँ है, बाहर है। ऑलरेडी अभी देखे थे ना हम लोग। और कैसे देखना है, पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से। अगर वो रेडियस से बड़ी है तो स्फीयर के बाहर है, अगर रेडियस से छोटी है तो स्फीयर के अंदर है, और अगर रेडियस के बराबर है तो स्फीयर पर है। तो हमें क्या मिला, 000 से सेंटर की डिस्टेंस कितनी मिली, 7 मिली थी, है ना। 000 से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी मिली थी, 7, विच इज ग्रेटर देन 5, 5 से ज़्यादा है। 7 मिली थी, 5 से ज़्यादा है, यानी पॉइंट कहाँ पे है, स्फीयर के बाहर है। तो ये तो पता चल गया। अब मतलब इस पॉइंट की इस स्फीयर से क्या निकालनी है हमको, मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस। तो बिल्कुल वही काम जो सर्कल में करते थे। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी ना, इतनी होगी। ये डिस्टेंस जो आएगी, दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। और सर्कल में कैसे करते थे, ये डिस्टेंस कैसे निकालते थे, पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से माइनस रेडियस। बिल्कुल वही काम करोगे, बिल्कुल वही काम। तो 000 से सेंटर की डिस्टेंस निकाली हुई है कितनी, 7। तो 7 माइनस 5 कितना बचेगा, 2। तो 2 आ जाएगी क्या, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम स्फीयर, ठीक है ना। इसी तरह मैक्सिमम डिस्टेंस, इसी तरह मैक्सिमम। तो इस पॉइंट की मैक्सिमम डिस्टेंस स्फीयर से कहां पे होगी, जब ये पॉइंट यहां पे लिया जाएगा, स्फीयर का पॉइंट ये वाला लिया जाएगा, दिस वन, तब मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी। और मैक्सिमम डिस्टेंस फिर कैसे मिलेगी हमको, पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस, बिल्कुल वही काम जो सर्कल में करते थे। पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस कितनी, 7 यूनिट्स प्लस 5 यानी कितना, 12। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितनी हो गई, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस 12 हो गई, मिनिमम कितनी हो गई, 2 हो गई। बोलो ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही वाला जो हम लोग सर्कल में करते थे, सेम चीज़, ठीक है। वो डिपेंड करेगा पॉइंट कैसे निकालना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, देख लोगे पॉइंट अंदर है या बाहर है। तो अगर हमें सर्कल में हमें ये काम करना आता है तो स्फीयर हमारे लिए कुछ है ही नहीं, बिल्कुल वही काम है जो सर्कल में कर रहे थे।
बस माइंड में थॉट ये है कि स्फीयर का क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में वर्किंग तो वही कर रहे हो जो किसकी है, सर्कल की है। बोलो सही है? बढ़िया, आगे लिखो फिर। बाकी क्वेश्चन का वेरिएशन तुम देख सकते हो कि जैसे हमें वही सेम चीज़ें जो सर्कल्स में मिलती थी, कि जैसे मान लो एक स्फीयर, सपोज हमें दो स्फीयर की इक्वेशन दी है ना, एक वेरिएबल पॉइंट हम एक स्फीयर पे लें और दूसरा वेरिएबल पॉइंट दूसरे स्फीयर पे लें और पूछे कि व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, या व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। तो सेम काम तो सर्कल में करते थे ना, कि अगर हमें दो सर्कल दिया होता है तो सबसे पहले क्या पहचानते थे कि कौन सा केस है सर्कल का, कि क्या ये वाला केस है, याद आ रहा है? सर्कल में क्या करते थे कि क्या ये वाला केस है, क्या एक्सटर्नली टचिंग का केस है, ठीक है, क्या इंटरसेक्शन का केस है, ठीक है, क्या इंटरनली टचिंग का केस है, या फिर पांचवा, एक सर्कल पूरी तरह दूसरे सर्कल के अंदर। सही है? तो इन केस को पहचानने में जो अपनी कंडीशंस यूज होती थी वर्ड्स में, वो कंडीशन तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहां पे हम क्या बोलते थे, दो सर्कल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, डिसजॉइंट सर्कल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, ये वाला सिनेरियो पाने के लिए हम लोग क्या बोलते थे, जिसमें ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इसके लिए क्या बोलते थे, शब्दों में क्या बोलते थे, मैथमेटिकली नहीं, शब्दों में क्या बोलते थे कि सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस हो वो रेडियस के सम से क्या हो, बड़ी हो। अगर ये C1 पॉइंट है, ये C2 पॉइंट है, तो लाइन सेगमेंट C1 C2 इट शुड बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। शब्दों में बोलते थे कि दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी रेडियस के सम से क्या हो, बड़ी हो। मैथमेटिकली ये लिखते थे। स्फीयर के केस में भी यही रहेगा, स्फीयर के केस में भी यही रहेगा। दो स्फीयर्स अगर हमें दिए हैं और हमें पहचानना है कि क्या स्फीयर्स एक्चुअल में इस केस के साथ आ रहे हैं, तो अगर स्फीयर्स को इस केस के साथ आना होगा, जो स्फीयर्स की इक्वेशन दी होगी, अगर उनका फिगर ऐसा बन रहा होगा, तो डेफिनेटली दे विल सेटिस्फाई कि उनके अपने अपने सेंटर्स के बीच की दूरी बड़ी होगी किससे, दोनों के रेडियस के सम से। बोलो ठीक है, दोनों के रेडियस के किससे, सम से। सही है? इस केस में क्या होगा, अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। इस केस में क्या होगा, एक्सटर्नली टचिंग का केस है। इस केस में हम लोग क्या लिखते थे, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस बराबर कितना, R1 प्लस R2। ये स्फीयर के केस में भी वही होगा कि अगर सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर है, मतलब स्फीयर्स आर एक्सटर्नली टचिंग। ठीक है ना। तो बाकी सारी कंडीशंस वही हैं, अब उसमें हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे, क्योंकि हम लोगों ने अगर सर्कल पे ईमानदारी से काम किया है तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। बस हमें चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए, वो हम बता ही रहे हैं तुम्हें कि हाउ टू रिलेट स्फीयर विद सर्कल। ठीक है ना। तो इसी तरह ये केसेस है। अब यहां पर अगर हमसे पूछे, ऐसा कोई अरेंजमेंट दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक स्फीयर तो यही लेते हैं, और एक स्फीयर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। एक स्फीयर ये ले लिया ऑलरेडी जो पहले से चल रहा था वो, और एक स्फीयर हमने और बढ़ाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। बताओ ये स्फीयर है या नहीं है? ऑब्वियसली है, क्योंकि इसमें 2gx नहीं है, मतलब सॉरी 2αx नहीं है, यानी अल्फा कितना है 0। 2 बीटा y नहीं है, यानी बीटा कितना है 0। 2 गामा z नहीं है, यानी गामा कितना है 0। तो इस स्फीयर का सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन हो गया 0 0 0, और रेडियस कितना है 1 है। सही है। अब चाहे तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर सेंटर रेडियस फॉर्म में देखो या जनरल इक्वेशन के फॉर्म से देख के निकालो, रेडियस कितना है 1 है। तो दिस इज द स्फीयर विद सेंटर कितना 0 0 0,
और रेडियस कितना 1। इस स्फीयर का सेंटर और रेडियस का सीन ये है 0 0 0 और रेडियस कितना 1। ठीक है, इस स्फीयर का सेंटर रेडियस हो गया। इस वाले स्फीयर का सेंटर ये रहा, रेडियस ये रहा। तो इन दोनों स्फीयर का अरेंजमेंट अगर हमको पहचानना हो तो बिल्कुल वही काम, वही सारी कंडीशंस। तो सभी में क्या आता है, C1 C2 तो आता ही है। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस तो सभी में निकालनी होती है, तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकाल ली जाए तो 0 0 0 है ना, 0 0 0 और -6 3 2। तो C1 C2 कितना आएगा इस केस में, वही 7 आएगा हमारे ख्याल से। 36 9 और 4, 36 9 45 प्लस 4 कितना 49, 49 का रूट कितना 7। तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 7 है। और R1 प्लस R2, पहले ये केस देखा जाए, R1 प्लस R2 कितना हो रहा है। R1 कितना था, एक रेडियस कितना है 5 है, और एक रेडियस कितना है 1 है। तो R1 प्लस R2 कितना हो रहा है 6 हो रहा है। R1 प्लस R2 हो रहा है 6, यानी ये चीज़ 6 हो है और ये चीज़ कितनी है 7 है। मतलब ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है ना, यानी C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हो रहा है। इसका मतलब ये जो दो स्फीयर्स दिए हैं, इन दोनों स्फीयर्स का अरेंजमेंट ऐसा होगा, ये वाला फिगर जनरेट होगा इन दोनों स्फीयर्स के लिए। मानते हो बात? ठीक है, तो ये सेंटर भी पता है, इसका रेडियस कितना है 5, इसका रेडियस कितना है 1। ठीक है, इसका सेंटर है ओरिजिन, इसका सेंटर ओरिजिन है, और इसका सेंटर है कितना -6 3 2, इसका सेंटर है -6 3 2। अब बिल्कुल वही काम जैसा हम लोग सर्कल में करते थे कि एक पॉइंट इस सर्कल पे मूव कर रहा है, एक पॉइंट इस सर्कल पे मूव कर रहा है, देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस या मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। तो बिल्कुल वही वर्किंग, वही क्वेश्चन, बस सर्कल की जगह नाम क्या ले लें, स्फीयर, कि एक पॉइंट इस स्फीयर पे मूव कर रहा है, एक पॉइंट इस स्फीयर पे मूव कर रहा है। तो दोनों पॉइंट्स के बीच की मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या पॉसिबल है, ठीक है, और दोनों पॉइंट में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या पॉसिबल है। ठीक है, सारे पॉइंट्स इस स्फीयर के लिए जाएं, सारे पॉइंट्स इस स्फीयर के लिए जाएं, देन वी हैव टू फाइंड कि क्या मिनिमम पॉसिबिलिटी है और क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो मिनिमम ये होगा ना, बोलो, वही सेम काम जो सर्कल में कर रहे थे, कोई नई बात नहीं। तो ये डिस्टेंस मिनिमम होगी और पूरी ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो C1 C2 कितना है, C1 C2 इज 7, C1 C2 7 है, उसमें से ये 5 और ये 1 माइनस कर दो तो ये बचेगा। सो दिस विल बी कितना 1। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 7 है, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है 7 है। तो 7 में से ये रेडियस 5 माइनस और ये रेडियस 1 माइनस, तो 7 में से 6 गया, कितना बचा 1। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 1 हो गई। तो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितनी है 1, और मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 7 हो गई, प्लस 5 12 प्लस 1 13, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 13 हो गई। सो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस इज 13। बोलो सही है? तो ये बातचीत है, बिल्कुल यही चीज़ें जो हम सर्कल में अप्लाई करते आए हैं, वही काम हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अगर हमने सर्कल में बहुत हम ईमानदारी से काम किया है, ऑनेस्टली काम किया है, चीज़ें बहुत सिंपल है वहाँ पे भी और यहाँ पर भी, तो वहीं वाली चीज़ यहाँ पर एक्चुअल में अप्लाई करनी है। ठीक है ना, तो ये बात हुई। इसके बाद थोड़ा सा अब सर्कल और प्लेन को देख लो। सर्कल और प्लेन, सॉरी स्फीयर और प्लेन, नॉट सर्कल और प्लेन, स्फीयर और प्लेन। अगर कोई प्लेन स्फीयर को काटेगा, प्लेन के लिए बातें क्या हो सकती है, तो प्लेन टच कर रहा होगा स्फीयर को, है ना, एक बॉल है पूरा, दिस इज अ बॉल है, एक स्फीयर है, कोई प्लेन इसको या तो टच करेगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा या फिर एकदम अलग होगा, अलग ही पड़ा होगा। प्लेन यहां से जा रहा है, स्फीयर उसके नीचे कहीं रखा है, या प्लेन इस स्फीयर को क्या कर जाए, टच कर जाए। ठीक है, प्लेन जो है ये जा रहा है, स्फीयर को नीचे से क्या कर दे, टच कर दे। स्फीयर नीचे रखा हो, प्लेन ऊपर से उसको टच कर रहा है, या फिर स्फीयर है ये, प्लेन एकदम ऊपर ही है, कोई मतलब नहीं है दोनों को एक दूसरे से, या फिर
प्लेन स्फीयर को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो जब स्फीयर को प्लेन इंटरसेक्ट करेगा उस समय ये बताओ कि ये तो टचिंग का केस हो गया, दूसरा केस हो जाएगा ये वाला, प्लेन एकदम ऊपर ही पड़ा है, स्फीयर नीचे। और एक केस और होगा कि जब प्लेन इंटरसेक्ट करेगा किसको, स्फीयर को, प्लेन इज इंटरसेक्टिंग अ स्फीयर। तो ये जो सरफेस फॉर्म होगा ये वाला, ये सरफेस एक सर्कल होगा या नहीं होगा, मतलब ये जो बाउंड्री बनेगी, थोड़ा सा आंख बंद करके रियलाइज करो कि अगर कोई बॉल है और उस बॉल को अगर हम एक प्लेन से कट करें तो जो पेरिफेरी होगी, जो बाउंड्रीज आएंगी, वो बाउंड्रीज क्या बनाएगी, एक सर्कल बनाएगी। ठीक है, तो ये तीन तरह की बातें हो सकती हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक प्लेन दे दे और एक स्फीयर दे दे और बोले पहचानो कि प्लेन और स्फीयर का इन तीनों में से कौन सा अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या कि अगर ये वाला अरेंजमेंट हो, अगर ये वाला, तो बिल्कुल वही काम जो सर्कल और लाइन के लिए करते थे। कैसे पहचानते थे कि लाइन न तो टेंजेंट है और ना ही इसके लिए कोई कॉर्ड बन रही है, कैसे पहचानते थे कि लाइन अवे एकदम पूरी तरह सर्कल से बाहर है, तो उसके लिए क्या करते थे, सेंटर से लाइन की क्या निकालते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर वो रेडियस से क्या होती, बड़ी, मतलब लाइन को सर्कल से कोई मतलब नहीं है, नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग। बिल्कुल सेम चीज यहां पर अप्लाई होगी स्फीयर और प्लेन के लिए। अगर प्लेन पूरी तरह स्फीयर से बाहर है, इसका मतलब स्फीयर के सेंटर से उस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी प्लेन में बताया हुआ है कि किसी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है। तो हमें कोई भी प्लेन दिया हो, हमें केस पहचानना है, तो ये केस अगर होगा तो डेफिनेटली स्फीयर के सेंटर से उस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो स्फीयर की रेडियस से क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो ठीक है। और अगर टचिंग का केस होगा तो क्या होगा, वही काम जो सर्कल और लाइन में होता था कि स्फीयर के सेंटर से, वही चीज स्फीयर पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, स्फीयर के सेंटर से प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू रेडियस। बोलो ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस। और अगर इंटरसेक्शन का केस होगा, अगर प्लेन स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो भी वही बात कि स्फीयर के सेंटर से प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो रेडियस से क्या होगी, छोटी, रेडियस से छोटी। बस यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या बदल जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। वहां पे पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे, यहां पर पॉइंट की प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। और कंपैरिजन वहां पर भी रेडियस से होता था, यहां पर भी रेडियस से होगा। बस फर्क इतना है कि वहां पे सर्कल का रेडियस होता था, यहां पर स्फीयर का रेडियस होगा। बोलो समझ में आई बात। लिखें फिर इस पे कि एक प्लेन लिया जाए और पहचाना जाए कि उस प्लेन के रिस्पेक्ट में, सॉरी इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में प्लेन की क्या पोजीशनिंग आ रही है? बच्चों सेम स्फीयर के लिए हम लोग उसी स्फीयर को रखे हैं जहाँ से हम लोगों ने जिस स्फीयर से अब तक की सारी बातें की है। ये सेम स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स वाई माइनस 4z प्लस 24 इज इक्वल टू 0, यही स्फीयर है। और हम तीन प्लेन दिए हैं, तीन पार्ट्स में। हमें बस आइडेंटिफाई ये करना है कि इस स्फीयर का और इस प्लेन का वन बाय वन प्लेन एक एक करके देखना है कि पहला पार्ट में जो प्लेन है वो प्लेन और इस स्फीयर का क्या अरेंजमेंट है, फिर दूसरे पार्ट में जो प्लेन है और इस स्फीयर का क्या अरेंजमेंट है, तीसरे पार्ट में जो प्लेन है और ये इस स्फीयर का क्या अरेंजमेंट है। सेम स्फीयर के लिए तीन अलग अलग पार्ट्स दिए हैं प्लेन के लिए, जिस वी हैव टू आइडेंटिफाई कि प्लेन और स्फीयर का क्या अरेंजमेंट हमें किस पार्ट में मिलने वाला है। क्या टचिंग का केस है कि क्या प्लेन स्फीयर को पूरी तरह एक कट करेगा और एक सर्कल फॉर्म करेगा, या फिर प्लेन अलग है और स्फीयर अलग है। इस तीन में से हर जगह हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ हर केस में हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ स्फीयर से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है और उसको रेडियस से कंपेयर करना है।
तो इसका सेंटर कितना है -632। एक बार स्क्रीन रोक के करो, खुद से कर लोगे। -632 है ना। तो पहला पार्ट करते हैं। तो -632 की डिस्टेंस निकालो तो इस वाले स्फीयर से, सॉरी ऊपर वाले प्लेन से, पहले उनमें जो लिखा है। तो फॉर्मूला याद है, ax1 + by1 + cz1 + d बाई √a² + b² + c² पूरे का मॉड। ये होती है बिल्कुल लाइन के जैसा ही होता है, बस उसमें एक टर्म z का और बढ़ जाता है ऊपर भी, और नीचे c² बढ़ जाता है। सारे बातचीत ऑलरेडी हम लोगों ने पहले कर रखी है। तो यहाँ पे पुटअप किया जाए 3 × -6, यहाँ पे रखोगे ना 3 × -6 होगा, ठीक है, x1, फिर 6y1, तो 6 × 3 6y1 हो गया, फिर 2z हो गया यानी 2 × 2, और फिर कितना +38। बोलो सही है। ये अपना ax1 + by1 + cz1 + d हो गया बाय √a² + b² + c² यानी 9 36 45 और +4 कितना 49। इस पूरे का क्या मॉड, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है सिंप्लीफाई होके, +18 -18 तो कट जाएगा, 4 और 38, 4 और 38 कितना हो गया 42 हो गया, 42/√49 यानी 7, तो 42/7 कितना हो गया 6 हो गया। मॉड के अंदर 6 = कितना हो गया 6 हो गया। मतलब इस स्फीयर के सेंटर से इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 6 है, और रेडियस कितना है स्फीयर का 5 है। मतलब ये डिस्टेंस रेडियस से क्या है बड़ी है। तो पहले वाले केस में अरेंजमेंट ऐसा है ना, स्फीयर से बाहर होगा प्लेन, तभी सेंटर से प्लेन की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से क्या हो पाएगी बड़ी, क्योंकि रेडियस यहाँ पे कितना है 5, और डिस्टेंस हमें कितनी मिल रही है पहले पार्ट में 6 मिल रही है, यानी प्लेन इज आउटसाइड द स्फीयर, प्लेन इज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। बोलिए ठीक है। यानी इस केस में इस स्फीयर और इस प्लेन को लेकर ये वाला फिगर, ऐसा कुछ फिगर तैयार होगा। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड और थर्ड इन सब में बड़ी सिमिलैरिटी है, अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस खाली कांस्टेंट बदलते जाना है। यहाँ पे 38 था, क्योंकि अपना ये पॉइंट तो सेम ही है, सेंटर तो तीनों पार्ट के लिए सेम रखना है, तो x1 y1 z1 तो तीनों पार्ट के लिए सेम है। तो ये शुरू के 3 टर्म तो बदलेंगे नहीं, बोलो सही है कि नहीं। ये 3 टर्म तो बदलने वाले नहीं है, बस बदलेगा कौन 38 की जगह 31 है। सेकेंड पार्ट में यहाँ 38 की जगह क्या कर दें 31 कर दें। अब सिंप्लीफाई करो फिर से, नीचे तो सेम आएगा है ना, ये कट गया 4 और 31 कितना 35, 35/7 कितना हो गया 5 हो गया, तो ये 5 हो गया, मॉड 5 कितना 5, विच इज इक्वल टू रेडियस। इसका मतलब ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन की डिस्टेंस इस स्फीयर के सेंटर से क्या आ रही है रेडियस के बराबर आ रही है, सही है। मतलब दिस प्लेन विल टच द स्फीयर, ये प्लेन एक टैंजेंट प्लेन हो जाएगा ना, ये होगा, ये सिनेरियो होगा ऐसा कुछ। ये डबल लाइन हो गई है, सिंगल हो गई है ना। ये प्लेन जो है इस स्फीयर को क्या करेगा टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है वो इस रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर आ रही है। सो दिस विल बी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या फर्क पड़ेगा, 31 की जगह 3 हो गया, हटा दो इस 31 के 1 को, और थर्ड पार्ट पे देख लो सॉल्व करके, तो 4 + 3 कितना 7/7 कितना 1, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई इस बार, 5 भी नहीं है, कितना है 1 है, ठीक है 1 आ रहा है। मतलब इस बार अब जो डिस्टेंस आई वो डिस्टेंस तो क्या है रेडियस से छोटी है, मतलब प्लेन कहाँ आ गया स्फीयर के अंदर आ गया, मतलब प्लेन विल इंटरसेक्ट है ना, प्लेन विल कट द स्फीयर, प्लेन विल कट द स्फीयर। तो थर्ड में जो फिगर आएगा वो ऐसा कुछ आ रहा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आ रही है ना सेंटर से, वो डिस्टेंस क्या आ रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से छोटी, रेडियस कितना है 5 है, और डिस्टेंस कितनी आ रही है 1, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटी तभी हो पाएगी जब प्लेन अंदर आ जाए, जब प्लेन कट कर जाए स्फीयर को। तो ये फिगर जनरेट होगा इस प्लेन और इस स्फीयर के अरेंजमेंट को लेकर। बोलो यार सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी।
नहीं ना। एक चीज और, एक बात और, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन और है। ऑलरेडी हम लोगों ने इतनी बातें कर ही ली है, तो नया कुछ नहीं लिखने जा रहे हैं, नया क्वेश्चन नहीं लिखने जा रहे। इसी में से हम स्फीयर यूज़ कर रहे हैं और इसी में से एक प्लेन यूज़ कर रहे हैं कि वो प्लेन जो स्फीयर को कट करे, वो प्लेन जो स्फीयर को कट करे। तो कट करेगा कि नहीं करेगा वो तो हम ऐसे पहचान ही चुके हैं ऑलरेडी। तो हमें पता चला कि ये जो प्लेन है वो कट कर रहा है। तो जब कोई स्फीयर को एक प्लेन कट करेगा तो जो सर्कल फॉर्म होगा उसका रेडियस कितना होगा ये पता लगाना है। ठीक है, स्फीयर को जब एक प्लेन कट करेगा तो स्फीयर के बाउंड्रीज पे क्या फॉर्म होगा, एक सर्कल फॉर्म होगा ना। उस सर्कल का हमें क्या बताना है कि कितना रेडियस है, या उस सर्कल की क्या एरिया बनेगी। क्योंकि रेडियस आ गया तो पाई आर स्क्वायर से सर्कल की एरिया भी निकाल सकते। तो मेन कंसर्न है रेडियस निकालना। उस केस में क्या करोगे, तो कुछ भी प्लेन दिया हो और स्फीयर दिया हो जहां पे उनका इंटरसेक्शन हो रहा हो, प्लेन उस स्फीयर को कट कर रहा हो, तो रेडियस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। बड़ी सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं। जैसे ये है स्फीयर और इसको किसी प्लेन ने कट किया, तो यही तो होगा ना, ये चीज जो बनेगी ये एक सर्कल फॉर्म होगा। मानते हो? ठीक है, ये एक सर्कल फॉर्म होगा जो हमने डॉटेड से ड्रॉ किया। तो हमें, और ये चीज क्या कहलाएगी उस सर्कल का डायमीटर। फिगर में जो चीज हमें दिखाई दे रही है, जो हमने एकदम डार्क कर दिया, जो थिक कर दिया, ये चीज क्या बनेगी, उस सर्कल का क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। तो बस इसका आधा ही तो चाहिए हमें, इसका आधा चाहिए। तो सर्कल और लाइन की अगर हम बात करते तो ये लाइन अगर होती और ये सर्कल होता तो ये सिर्फ क्या होता है, कॉर्ड होता। तो कॉर्ड की हाफ लेंथ हमको चाहिए होती, और कॉर्ड की हाफ लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। बिल्कुल वही काम करोगे। ये सेंटर तुमको पता ही है, सेंटर कितना था, -632। तो सेंटर इज -632, सही है। और रेडियस कितना है इसका, रेडियस इज 5। तो ये चीज कनेक्ट कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, सेंटर से डायमीटर का एंड पॉइंट कनेक्ट कर दो। ये कितना हो गया, 5 हो गया। और सेंटर से प्लेन पर क्या गिरा दो, परपेंडिकुलर। सेंटर से प्लेन पर क्या गिरा दो, परपेंडिकुलर। तो इस राइट ट्रायंगल में सेंटर से जो प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल ही ली थी अभी, बट एक नया क्वेश्चन होगा तो निकालना पड़ेगा फिर से। ठीक है, तो -632 से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला प्लेन पे हम काम कर रहे हैं, थर्ड वाले पे, है ना। क्योंकि हमने बोला ही था कि वो प्लेन जो कट कर रहा है, उस केस में हमें सर्कल का क्या चाहिए, रेडियस। तो डेफिनेटली हम लोग इसी प्लेन को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यही वो प्लेन है जो कट कर रहा है स्फीयर को। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से। तो यही चीज़ ऑलरेडी की हुई है, 3 कितना आया था, 1 आया था। मतलब ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो सेंटर से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है, 1 आ रही है। नाउ यूज पाइथागोरस थ्योरम। ये रेडियस 5 है, स्फीयर का रेडियस कितना है, 5 है। नाउ यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म्ड। तो ये कितना, हाइपोटेनस 25, इसका स्क्वायर 25 होगा, -1 कितना, 24, 24 का रूट कितना, √24 हो जाएगा। बोलिए, √24। तो आधी लेंथ आ गई, और यही आधा ही क्या है, उस सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो √24 विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। उस सर्कल का रेडियस कितना है, √24 है। अगर एरिया पूछे तो पाई आर स्क्वायर, तो √24 का स्क्वायर इंटू पाई यानी 24 पाई। तो उस केस में 24 पाई विल बी द, जो सर्कल बनेगा कटिंग के बाद, जो सर्कल फॉर्म होगा, उस सर्कल की क्या होगी, एरिया होगी। बोलो सही है। तो अगर हमें ये दिया रहा है, एक स्फीयर दिया हो और उसको एक प्लेन कट कर रहा हो, देन सर्कल का रेडियस पूछा जाए, सर्कल की एरिया पूछी जाए, वी कैन फाइंड। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं जो लाइन और सर्कल के केस में लगते थे, वही स्फीयर और प्लेन के केस में लग रहे हैं। समझ गए। तो स्फीयर और प्लेन की इंटरसेक्शन से बनने वाला जो सर्कल होगा उसका रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और,
एक और क्वेश्चन हम चाह रहे हैं, ऑलरेडी सर्कल में किया हुआ रहता है बट यहाँ पे खाली बातचीत कर लेते हैं, कर ही लोगे। दो पैरेलल प्लेन्स अगर स्फीयर को टच करें, दो पैरेलल प्लेन्स अगर स्फीयर को टच करें, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। बिल्कुल वही क्वेश्चन जो सर्कल में आता है कि दो पैरेलल लाइंस अगर किसी सर्कल को टच करें, दो पैरेलल लाइंस अगर किसी सर्कल को टच करें, ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एंड दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो सर्कल का रेडियस कितना होगा? ध्यान आ रहा है? तो अगर ये पैरेलल लाइंस सर्कल को टच कर रही हैं तो जो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस होगी वही क्या होगी? पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस ही सर्कल का डायमीटर होगी। सेम चीज है स्फीयर में। अगर दो पैरेलल प्लेन्स एक स्फीयर को टच कर रहे हैं, दो पैरेलल प्लेन्स एक स्फीयर को टच कर रहे हैं, तो उन दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी द डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो सीधे सीधे प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डायमीटर हो जाएगा और उसका जो आधा होगा वो रेडियस हो जाएगा। और प्लेन के बीच, पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। d1 माइनस d2 बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉड्यूलस। बोलो समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? तो ये सारी बातें हैं जो हमारी 3D से रिलेटेड थी। नाउ फाइनली वी हैव डन विथ 3D। तो अब आप लोग खूब ईमानदारी के साथ वर्कआउट करिए और कोई दिक्कत होगी देन डेफिनेटली वी कैन आस्क। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे बस हमारा 3D अब जो है ख़त्म है। सो वी विल वाइंड अप द सेशन। ठीक है, कोई दिक्कत होगा देन फील फ्री टू आस्क।